नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मैं ये पहली वीडियो ग्रहों से संबंधित और भाव से संबंधित एक अलग रूप में डाल रहा हूं, क्योंकि सूर्य जो है वो पूरी ग्रहों की कैबिनेट का राजा है। और आज के दिन मुझे लगा कि मुझे सूर्य से ही शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तो मैं अक्सर जब भी प्लैनेट्स की या ग्रहों की स्टडी की बात करता हूं, मैं हमेशा पर्सनल रूप से केतु से प्लैनेट्स को पढ़ाना शुरू करता हूं, क्योंकि मेरी एक थिंकिंग है कि केतु से शुरू करके राहु के ऊपर ही जिंदगी चलती है। लेकिन एक अलग चीज की शुरुआत करने के लिए या एक अलग चीज को सोचने के लिए, या जैसे बाकी लोग ग्रहों को समझते हैं उनको समझाने के लिए, या जो मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लोगों को ज्योतिष पढ़ाते हुए या लोगों की कुंडली देखते हुए, उस रूप से मैं ये इंफॉर्मेशन, एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि सभी के चार्ट्स पे लगती हुई मिलेगी, इसको शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा समर्पित रहेगी जो हमेशा दूसरों के अंदर खूबी ढूंढते हैं। जो दूसरों के अंदर हमेशा कमी ढूंढते हैं, शायद उनको ये वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि ज्योतिष में वही चीजें होती हैं जहां पर जैसा आपका एटीट्यूड या जैसी आपकी एनर्जी होती है। अगर आप हमेशा खुशियां ढूंढते हो और दूसरों में खुशियां ढूंढते हो, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां आती रहेंगी। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये वीडियो सिर्फ वही देखे जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, जिस भी रूप में है। अप्रिशिएट करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो चीज जहां मिल रही है आपको, वो चीज को आप एक ग्रहण करते टाइम एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, या दूसरे के प्रति ये धन्यवादी होते हैं कि हाँ भाई, ये जो बंदा हमसे बात कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो हमसे हमें इसकी वही एनर्जी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए, जो मैं सूर्य के रूप में, विशेष रूप में आपसे जो बातें शेयर करना चाहता हूं, वो शुरुआत करते हैं। और आने वाली 9 वीडियो, यानी आज पहली वीडियो है सूर्य की और 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह की मैं बाकी इसी सीक्वेंस में वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो ज्यादा लंबी हो और हो सकता है कि कुछ वीडियो छोटी हो, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसके सार को या सिग्निफिकेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए, सूर्य तो सभी की कुंडली में किसी ना किसी भाव में बैठा होगा। सबसे पहले हमें सूर्य का कारक तत्व लेना है। जैसे मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूं, तो सूर्य को हम पिताजी का, पुत्र का, नेम फेम का, ईगो का, या आप ये कह सकते हो उससे जो उसका एटीट्यूड कह लो या ईगो कह लो या जो उसका स्टेटस कह लो, हम यहाँ कहीं ना कहीं सूर्य से देखने की कोशिश करते हैं। बट आज जब मैं, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि सब चीजें जो एस्ट्रोलॉजी में आई हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी की जो बेस है, जो रूट है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें जो कंसेप्ट्स रहेंगे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रहेंगे। तो सूर्य बेसिकली क्या है, एक रोशनी दिखाने का, एक टॉर्च दिखाने का काम करता है। अगर आपकी, मान लीजिए 12 घर है, 12 घरों में से सूर्य जहां पर बैठा होगा, उस भाव को वो रोशनी दिखाएगा, और जहां पर रोशनी पड़ेगी वो हाउस चमकेगा। तो अगर आप उस हाउस के प्रति थोड़ा भी काम करते हैं, तो वो आपको उस भाव, हाउस के भाव के कारक तत्व को चमका के आपको देगा। पहली बात आपने ये करनी है। दूसरी बात है, अगर आप उस भाव के संबंधित उस कारक तत्व को चमकाना नहीं चाहते हैं, तभी ये जाके उस भाव के कारक तत्वों को जलाएगा, क्योंकि सूर्य जो है एक अग्नि का कारक भी है। और जब बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ जाती है या बहुत सारी डस्ट वहां पर इकट्ठी हो जाती है, तो अगर हम उसके कारक तत्वों को सही रूप में यूज नहीं करते हैं, तो वो उनको बर्न करना भी शुरू कर देता है। तो यही मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। और मैं इन सब चीजों को 12 हाउसेस में जो इनका क्या रिजल्ट मिलता है, वो आपसे एक एक करके शेयर करने जा रहा हूँ।
तो सूर्य प्रथम भाव यानी जातक का अपना भाव है, उसकी अपना शरीर है, ओवरऑल उसका संबंध जो बाकी 11 भाव बचेंगे एक एक के साथ, यानी टोटल 12 भाव हैं कुंडली में, तो एक का बाकी 12 के, एक का एक के प्रति, एक का दो के प्रति, वो भाव कहीं ना कहीं आपस में तो इंटरनल रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर सूर्य पहले भाव में बैठा है तो आप ये मान लीजिए वो जातक को चमकाएगा जो, अगर वो चमकना चाहता है, अगर वो उसके प्रति काम करना चाहता है, अगर वो नहीं करना चाहता है तो फिर उसको वही उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी देगा। और जब, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, सूर्य प्रथम भाव में बैठकर, यानी कालपुरुष की कुंडली में 1 नंबर की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य एग्जॉल्टेड भी अपने आप को फील करेगा। जब वो एग्जॉल्टेड यहाँ पर फील करेगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है, अगर किसी को रेमेडी करनी हो तो जो जो ग्रह वहां पर उच्च का बैठा होता है, उस ग्रह के कारक तत्व से संबंधित हमें कोई दान दक्षिणा नहीं करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर, अगर मान लीजिए सूर्य किसी का बैठा हुआ है, तो उसको, जातक को सूर्य की, जैसे पीठ कह सकते हैं, गेहूं कह सकते हैं, गुड़ कह सकते हैं, इन सब चीजों का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो जातक जो थोड़ा सा है, अपनी बातों को या अपनी बातों को मनवाने के लिए दूसरों पे इन्फ्लुएंस करेगा, डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसको अपनी बातें अपने हिसाब से चलानी है उसकी, क्योंकि ईगो बड़ी होती है। और जब ईगो बड़ी होती है तो जातक अपने हिसाब से ही काम ज्यादा करने की कोशिश करता है। अगर इसको पॉजिटिव वे में कहें, हमेशा ईगो ना कहें, तो स्वाभिमानी भी तो हो सकता है, उसके अंदर काम करने की एनर्जी भी तो ज्यादा हो सकती है। दूसरा भाव जो है वो परिवार का है, वाणी का है, तो यहाँ पर जातक जो है परिवार के अंदर डोमिनेट करेगा, परिवार के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को या फाइनेंशियल मैटर्स को भी हैंडल वही करना पसंद करेगा। हाँ, अगर वहां पर थोड़ा सा उसको मेलेफिक रिजल्ट मिलेगा तो वो बोलने से पहले सोचेगा नहीं, और उसकी जो डोमिनेटिंग जो वाणी है या उसकी बिटर वाणी है, जिसकी वजह से परिवार में कलह का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे जातक को हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा तो ज्यादा वो परिवार के लिए सेविंग भी कर पाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे क्योंकि सेकंड भाव फाइनेंस का और या बैंक का भी होता है, तो अगर वो सच्चे रास्ते पे चलेगा तो मुझे ऐसा लगता है उसको कम नुकसान होगा इस क्षेत्र में। तीसरे भाव में सूर्य, क्योंकि एक जातक को खुददार किस्म का बना देता है, खुददार आदमी अगर बनेगा तो वो अपने काम में मेहनत बहुत करेगा। और थर्ड हाउस जो है हमारे एफर्ट्स का, कर्ज का भी दिख हाउस होता है, और सूर्य यहाँ बैठेगा और जातक खुददार होगा और मेहनत करेगा बहुत ज्यादा, तो उसको जीवन में बहुत तरक्की भी मिलेगी। दूसरी बात, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि दसम भाव से जातक का प्रोफेशन हम देखते हैं, और दसम भाव से जो छठा हाउस बनता है, वो वहां पर थर्ड हाउस ही बनता है। तो प्रोफेशन के लिए जातक अगर खुददार है, मेहनती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुए देता है। तो सूर्य की यहाँ पर तीसरे भाव में मैं एक पोजीशन को अच्छा मानता हूँ। वहीं पर सूर्य के चौथे भाव में जो अगर है, किसी का सूर्य चौथे भाव में, मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जातक हमेशा अपने काम की एंडोर्समेंट कराने के लिए, अपने काम को अप्रूवल कराने के लिए उसको हमेशा पिताजी या बॉस की मदद पड़ती होगी। देखिए, पिताजी और पुत्र अगर घर में रह रहे हैं और वो पिताजी को इतनी इज्जत दे रहा है, तो हो सकता है कि पिताजी खुश होंगे कि भी मेरा पुत्र मुझसे पूछ के ही सब कुछ करता है। लेकिन अगर चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो उसके परिवार में कहीं ना कहीं उसके खुद के डिसीजन लेने की इनकेपेबिलिटी भी उसको एक्सपोज कर सकती है। हो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जातक किसी पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में भी काम कर सकता है, क्योंकि जो, हाँ, जो हाउस है, फोर्थ हाउस है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को, स्पोर्ट को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है कि वो उससे संबंध भी उसका काम होता हो। और अगर पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो जातक यहाँ पे पंचम भाव का हम, अगर सभी जातकों के लिए, तो एजुकेशन का या एडवाइस का, इस तरह के भाव को हम ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट को ले सकते हैं, अगर हम लव रोमांस वगैरह को निकाल दें इसमें से।
तो क्रिएटिविटी के लिए भी फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जातक अपने दिमाग का प्रयोग करता है, और अपने दिमाग का जब प्रयोग एजुकेशन में करेगा तो जातक को एक अच्छी एजुकेशन मिलने की बहुत सारी चीजें, मतलब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो पंचम भाव को भी हम ये कह सकते हैं कि जातक को एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। हाँ, वो सूर्य पुत्र का भी कारक है और वो वहां पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि वो भी एक अच्छी चीजें उसके लाइफ में इंडिकेट करता हो। पुत्र से संबंधित सूर्य छठे भाव में जातक जब होता है, तो ये भी मैंने देखा है कि भी जातक सूर्य छठे भाव में हो तो सरकार से संबंधित उसका कुछ ना कुछ कास, या बड़े लोगों से संबंधित उसका कुछ ना कुछ लाइफ में हमेशा चला रहता है। ये सूर्य जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट से काम ना संबंधित काम हो, तो कोई कहीं ना कहीं वो किसी लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर से जरूर डील करता होगा। बट छठे भाव का जो सूर्य होता है वो जातक को बेसिकली कंटेंटमेंट दे देता है। जो उसके पास होता है वो उससे खुश रहता है, और मैंने तो ऐसा ही देखा है। तो देखते हैं कि भी आप लोग क्या फीडबैक देते हैं। अभी तक मैंने 6 भाव के बारे में सूर्य की स्थिति को क्लियर किया है या बताया है, तो आप ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बता रहा हूं, तो मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम से कम बताने की कोशिश कर रहा हूं। सूर्य सप्तम भाव में है, तो वो जातक क्या होगा, सप्तम भाव अपना विवाह का है, तो वहां पे अपने स्पाउस को डोमिनेट करेगा। और जब स्पाउस को हम अपनी मैरिटल लाइफ में डोमिनेट करते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा वो जनरेट होते रहते हैं। और सूर्य भी बेसिकली अगर काल पुरुष की कुंडली देखेंगे, अगर प्रथम भाव में उच्च का है और सप्तम भाव में वो एक तरह से नीच का हो जाता है, तो जातक कहीं ना कहीं अपने आप को इरिटेशन में फील करता है, या उसकी लाइफ में इरिटेशन ज्यादा रहता है। तो इस चीज के संबंधी में अगर उसको पॉजिटिव करने हो, तो फिर हम वो अलग रूप में उसका वीडियो बनाएंगे, तब बताएंगे। सूर्य जो है अष्टम भाव में अगर होगा, तो जातक जो है वो एक अ, अगर लिमिनेट करने की बात करें या उस हाउस को चमकाने से संबंधित की बात करें, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जातक यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अगर काम करता होगा, रिसर्च के क्षेत्र में काम करता होगा, तो ये सूर्य की चीजें बहुत अच्छी हैं। बट अगर अदरवाइज अगर हम ये देखें कि भाई जो सूर्य जो है वो चमकाएगा, और अष्टम भाव है वो सीक्रेट्स का भाव है, अगर वो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो ज्यादा एक्सपोज होने की भी यहाँ पर हमें संभावना बनी रहती है। हाँ, बट ये जरूर है कि एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी का जो आप कह सकते हो, या गड़ा हुआ दिन जैसे धन, जो गड़ा हुआ धन पुराने शास्त्रों की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आज के टाइम पे तो आप वो कह लीजिए कि आपको सडन जो गेन मिलती है वो यहाँ संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। या जातक खुद दूसरों को चीट भी कर सकता है, या वो उससे कोई और भी चीट कर सकता है, ये भी इसकी संभावना बड़ी रहती है। जैसा उसका एक्टिवेशन होगा वैसे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। सूर्य नवम भाव में एक अच्छी पोजीशन मानी गई है, क्योंकि वो धर्म का भाव है। अपने पाठ पूजा का भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर अगर मान लीजिए सूर्य अगर नवम भाव में होगा, तो जातक का इंक्लिनेशन जो है वो रिलीजन की तरफ और पाठ पूजा की तरफ होगा, और उसका गॉड में फेथ रहेगा, और वो हमेशा इस चीज को देखना पसंद करेगा कि जो भी हो रहा है भगवान कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। तो उसका मैं ये कह सकता हूँ सूर्य नवम भाव वाले का भगवान में अटूट विश्वास होता है। हाँ, उसको हाई पोजीशन दिखा सकता है, वो परिवार का मुखिया की तरह हो सकता है, उसका अपने पिताजी से रिलेशन जातक का अच्छा हो सकता है, और वो जातक अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेगा बगैर कोई रिटर्न मिले हुए। एथिक्स भी उसके स्ट्रांग हो सकते हैं, इस प्रकार की चीजें देख सकते हैं। सूर्य दसम भाव में हो तो गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर में या एक हाई स्टेटस की जॉब हो सकता है, वो जातक अपने कार्य क्षेत्र में फेमस हो सकता है। बट हाँ, वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। सूर्य जहां बैठेगा वो उसमें थोड़ा सा डोमिनेट तो वो करेगा ही। तो एंगर इश्यू हो सकते हैं, और एंगर इश्यू की वजह से वो अपना थोड़ा स्ट्रगल भी कर सकता है। लेकिन अगर अपनी इज्जत बना के रखनी है और अपना अथॉरिटी बना के रखना है काम पे, तो ऐसे पोजीशन के लिए सूर्य को मैं अच्छा ही मानता हूँ। अगर सूर्य 11वें भाव में है,
ये कह सकते हैं कि उसका जो फोकस होगा लाइफ में वो जरा ओवरऑल गेन की तरफ होगा, और या वो रेस्ट करने की तरफ, या लाइफ को थोड़ा इजी लेने की अ, तरफ होगा। बट यहाँ पर अगर पॉजिटिव वे में देखें तो उस जातक की डिजायर फुलफिल होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं और उसका नेम फेम भी हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने अभी तक बात की ही नहीं है कि भाई इस पूरे 11वां भाव चल रहा है, पहले भाव में कुछ खाने पीने की संबंधित में बात नहीं कही है। लेकिन 11वें भाव वाले को मैं इतना ही कहूंगा कि उसको सात्विक रहेगा तो उसको ज्यादा लाइफ में प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। सूर्य अगर 12वें भाव में है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप देख सकते हैं सूर्य की सप्तम भाव में एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं रही, सूर्य की एक चतुर्थ भाव में अच्छी प्लेसमेंट नहीं रही, और सूर्य की अगर मैंने दूसरा जो देखा है वो 12वें भाव में भी अच्छी प्लेसमेंट रही है नहीं रही है। ऐसा जातक जो होगा तो उसको फॉरेन में सेटलमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि 12वें भाव में कहीं ना कहीं जातक को मतलब लिबरल नहीं बनाता है। लिबरल समझ सकते हैं कि कहीं हमें अपने घर से दूर जाना होता है तो हमें लाइफ में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, और ऐसा जातक लिबरल और फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से वो बाकियों के लिए अ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, सूर्य 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, पर्टिकुलरली उन लोगों को जो सीईओ लेवल पर होते हैं, या जिनका अपना बिजनेस होता है, या जो मतलब एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, या एक रॉयल व्यक्ति की तरह लाइफ को हमेशा जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे कुछ चीजें शेयर की हैं, ये कुछ चार्ट्स पे लगाने के बाद अपनी कंसल्टेशन के द्वारा जो जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि भाई आपको ये चीज मिल रही है कि रिजल्ट या नहीं रिजल्ट की, क्योंकि मेरा जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में रहकर काम करने का है इरादा, जो भी मैं सीख रहा हूँ और पर्टिकुलरली उसके रिजल्ट कंफर्म हो जाते हैं तो उसको शेयर करना ही ये मेरा कर्मा है। क्योंकि कर्मा ही परफॉर्म करने हम आए हैं। कर्मा पर अगर हम परफॉर्म करने आए हैं तो मैं अपना ही एग्जांपल बता दूं, जैसे अगर मान लीजिए सूर्य अष्टम भाव में है, तो अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी का कैरियर में जो कि मैं अब हूं, अगर उसको चमकाना है, उसको एनलाइटमेंट करना है, तो मुझे लोगों से एस्ट्रोलॉजी की बातें यूनिफॉर्मली शेयर करनी है और उसमें कुछ छिपाना नहीं है। तो जो अभी तक का पिछले 1.5 2 साल का जो मेरा नट सेल में जो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया, आज मैंने इसीलिए आपसे निस्वार्थ भाव से शेयर कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सूर्य अष्टम भाव में है, अगर मैं यूनिफॉर्मली काम नहीं करूंगा तो वो मेरे कर्मा भी पूरे नहीं होने देगा। और अगर हम जिस जीवन में आए हैं, अगर कर्मा पूरे नहीं होंगे उससे संबंधित, तो ये जीवन मरण का खेल हमेशा चलता रहेगा और उसमें आपकी स्ट्रगल उसी हिसाब से चलेगी। तो जीवन का जो मकसद है, बेसिकली आप जितना जल्दी अपने उद्देश्यों को पूरा कर लें और जितना जल्दी आप अपना कर्म पूरा कर लें उतना ही अच्छा है। तो अगर और सब चीजें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कर्मा सिद्धांत नियम के बारे में, मैं एक और वीडियो इसके बाद डालूंगा, कर्मा सिद्धांत करना चाहिए या कर्मा अलाइनमेंट करना चाहिए। देखिए, मुझे किसी भी और पर्सन से या एक फेमस पर्सन से या एक नॉर्मल पर्सन से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे कर्मा है, उसको अगर मैं ठीक प्रकार से कर सकूं, क्योंकि मेरे पास जो यूट्यूब चैनल तक पहुंचते हैं लोग, बहुत ही फिल्टर्ड वे में या बहुत कम लोग पहुंचते हैं। हाँ, जो पहुंच रहे हैं इतना मुझे पता है कि वो अच्छे लोग पहुंच रहे हैं, और अगर अच्छे लोग पहुंच रहे हैं तो अच्छे लोगों के आशीर्वाद से मैं भी अपने कर्मा परफॉर्म करने के में कामयाब हो जाऊंगा। तो दोस्तों, जय श्री राम कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा वीडियो जब देखते हैं तो पूरा देखा करिए, तो आपको
कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि आधा वीडियो देखने से आपको ना तो उस बंदे की एनर्जी का पूरा आपको लाभ मिलने वाला है और ना ही आप उसको पूरा सोच पाएंगे, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के लिए आए हैं यूट्यूब चैनल पर। जब मैं सीखता था मैं भी ऐसे ही जाता था लोगों के पे, लेकिन अब या तो अब अगर किसी के चैनल पे जा रहे हैं तो प्रॉपर वे में जाइए, अगर नहीं जा रहे हैं तो आधी अधूरी चीजें मत देखिए। तो जय श्री राम। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड भी अवश्य करें। जय जय श्री राम। नमस्कार।